नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की है। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास है। ये बात 2025 की है। अलीराजपुर में एक थाना आता है, नानपुर थाना। 25 जनवरी की सुबह नानपुर थाने में गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही थीं। थाना प्रभारी मुकेश कनासिया इलाके की सुरक्षा व्यवस्था में व्यस्त थे। तभी सुबह उन्हें खबर मिली कि सोलिया गांव के पास बालपुर आम रोड से करीब 100 मीटर अंदर एक महिला का सिर कटा शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके की ओर रवाना हुई। लाश करीब 32-34 साल की एक खूबसूरत महिला की थी। उसका सिर धड़ से कुछ दूरी पर पड़ा था। पास में एक खून से सना फलिया भी मिला। पुलिस समझ गई कि महिला की हत्या इसी हथियार से की गई है। इसी दौरान एसडीओपी जोबट श्री नामदेव और एडिशनल एसपी प्रदीप पटेल भी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला के पास एक मोबाइल मिला जिससे सुराग मिलने की उम्मीद थी। पुलिस ने आसपास के थानों में गुमशुदगी के रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन किसी भी थाने में इस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। जब तक महिला की पहचान नहीं हो पाती, पुलिस के लिए मामला और भी उलझा हुआ था। पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और मृतका के फोटो व अन्य जानकारी शेयर की ताकि कोई उसे पहचान सके। धीरे धीरे जानकारी फैलने लगी और पुलिस को कुछ सुराग मिलने की उम्मीद जगी। पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया ताकि महिला की पहचान जल्द हो सके। इसी बीच एक मुखबिर से खबर मिली कि जिस महिला की लाश मिली है वह भानपुर थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली मीरा सिंह है। यह सुनते ही पुलिस ने तुरंत महिला के परिजनों से संपर्क किया ताकि पुष्टि की जा सके। जब पुलिस टीम मीरा के गांव पहुंची और उसके घर जाकर उसके पति से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। पति ने बताया कि मीरा के मायके में रहने वाले युवक लाल सिंह के साथ उसके अवैध संबंध थे। यह बात उसे पहले से पता चल गई थी। जब उसने मीरा से इस बारे में पूछा तो उसने वादा किया था कि वह अब लाल सिंह से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन 21 जनवरी को मीरा अपने मायके एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। वहां कुछ लोगों ने उसे लाल सिंह के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। यह खबर जब उसके पति तक पहुंची तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने 24 जनवरी को जब मीरा घर लौटी तो उसे घर से निकाल दिया और कह दिया कि अब वह उसके साथ नहीं रह सकती। पति ने पुलिस को बताया कि मीरा घर से निकलने के बाद कहां गई। इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। वह यह सुनकर हैरान था कि उसकी पत्नी की लाश इस हालत में मिली है। पुलिस को अब शक हो गया था कि इस हत्याकांड में लाल सिंह या मीरा के परिवार के किसी सदस्य का हाथ हो सकता है। मीरा की हत्या के बाद पुलिस का शक सीधा लाल सिंह पर गया। इसलिए पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पहले तो वह बातों को घुमाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने दबाव बढ़ाया तो उसने सच उगल दिया। लाल सिंह ने कबूल किया कि उसने अपने बहनोई सुभान सिंह, जो नानपुर थाना इलाके में रहता था, उसके साथ मिलकर मीरा की हत्या की थी। लाल सिंह का कबूलनामा मिलते ही पुलिस ने उसी समय सुभान सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ करने के बाद एक कहानी सामने आई। मीरा की शादी भानपुर थाना इलाके के एक गांव में हुई थी, लेकिन उसका मायका जोबट थाना इलाके के उमरी गांव में था। वह बचपन से ही खूबसूरत थी, इसलिए किशोर उम्र में ही उसका संबंध लाल सिंह से हो गया था। लाल सिंह गांव के एक संपन्न किसान परिवार का बेटा था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जब उसका मीरा से प्रेम प्रसंग शुरू हुआ तो उसने उस पर खूब पैसा लुटाया, जिससे लाल सिंह की दीवानी हुई मीरा ने उसे अपने मन के साथ तन भी सौंप दिया। मीरा और लाल सिंह का प्रेम प्रसंग उस समय शुरू हो गया था जब मीरा 18 साल की थी। इसी उम्र में मीरा के प्रेमी लाल सिंह ने उसे शारीरिक सुख से भी परिचित करवा दिया था, इसलिए मीरा को इस सुख की लत लग गई। लेकिन परिवार वालों ने मीरा की शादी भानपुर थाना इलाके के एक गांव में रहने वाले युवक से तय कर दी। शादी के बाद वह अपनी ससुराल आ गई, लेकिन लाल सिंह को भूल नहीं पाई। मीरा जब भी मौका मिलता मायके आ जाती और चोरी छिपे अपने प्रेमी से मिलती। धीरे धीरे यह मुलाकातें अय्याशी में बदल गईं। लाल सिंह की दौलत और मीरा की बेपरवाही ने इस रिश्ते को और मजबूत कर दिया। वह पति की नजरों से बचकर बार बार मायके जाती और प्रेमी के साथ वक्त बिताती। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। इस बीच लाल सिंह की भी शादी हो गई। उसका विवाह नानपुर थाना इलाके के एक गांव में हुआ था। खास बात यह थी कि लाल सिंह की पत्नी मीरा से भी ज्यादा सुंदर थी। लेकिन कहते हैं आदमी को चोरी का सुख ज्यादा लुभाता है।
यही वजह थी कि शादी के बाद भी लाल सिंह मीरा के संपर्क में बना रहा। मीरा जब भी मायके आती तो लाल सिंह से अकेले में मिले बिना वापस नहीं जाती थी। दोनों चोरी छिपे मुलाकातें करते रहे, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सका। कुछ ही समय बाद लाल सिंह की पत्नी को इस रिश्ते की भनक लग गई। उसने लाल सिंह से इस बारे में सीधा सवाल किया, लेकिन लाल सिंह ने बात को टालते हुए साफ इनकार कर दिया। उसने पत्नी को समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके हाव भाव से पत्नी को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। लाल सिंह की पत्नी बेहद तेज और समझदार थी। उसे यकीन था कि उसके पति और मीरा के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। इसलिए उसने किसी तरह से मीरा के पति का फोन नंबर तलाश किया और उसे कॉल कर सारा सच बता दिया। उसने कहा, जब भी मीरा मायके आती है तब वह मेरे पति के साथ रंगरलियां मनाती है। यह सुनकर मीरा के पति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही मीरा घर लौटी, उसने उसकी जमकर खबर ली। मीरा ने पहले तो बहाने बनाए, लेकिन जब पति का गुस्सा कम नहीं हुआ तो उसने कसम खाकर भरोसा दिलाया कि आगे से वह ऐसा नहीं करेगी। बाद में मीरा ने यह बात फोन पर लाल सिंह को बता दी और कहा, तुम्हारी बीवी ने मेरे घर में आग लगा दी है। लाल सिंह को अपनी पत्नी पर बेहद गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। घर का माहौल बिगड़ न जाए, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। लाल सिंह को पता था कि इतना सब होने के बाद भी उसकी पत्नी चुप नहीं बैठेगी। उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी कोई बड़ा कदम न उठा ले, इसलिए उसने अपने नजदीकी दोस्त प्यारे सिंह को भी अपने इस खेल में शामिल कर लिया। प्यारे सिंह जोबट जिले के एक गांव में रहता था। अब जब भी मीरा मायके आती तो लाल सिंह अपने गांव में उससे मिलने के बजाय जोबट में प्यारे सिंह के घर पहुंच जाता। मीरा भी चोरी छिपे वहां आ जाती और दोनों वासना में डूब जाते। 21 जनवरी को उमरी गांव में एक शादी थी। इस शादी में मीरा भी ससुराल से मायके आई हुई थी। यह मौका लाल सिंह के लिए फिर से मीरा से मिलने का बहाना बन गया। शादी में लाल सिंह और उसकी पत्नी भी शामिल थे। मीरा के गांव आने की खबर सुनकर लाल सिंह की पत्नी पूरी तरह सतर्क थी, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। दरअसल वह चाहती थी कि अपने पति को रंगे हाथ पकड़कर सच्चाई सबके सामने लाए। इधर शादी में मीरा शादी के कामों में व्यस्त थी और लाल सिंह को नजरअंदाज कर रही थी। यह देखकर लाल सिंह को बेचैनी होने लगी। उसने शादी वाले घर से थोड़ा दूर जाकर मीरा को फोन किया और कहा, गांव के बाहर मंदिर वाले बगीचे में आओ, जहां पहले मिलते थे। मीरा का मन भी लाल सिंह से मिलने के लिए मचल रहा था, इसलिए वह लाल सिंह की पत्नी से नजरें बचाकर चुपके से वहां पहुंच गई। लेकिन लाल सिंह की पत्नी पहले से सतर्क थी। जैसे ही मीरा वहां से निकली, उसने 2 महिलाओं को साथ लिया और छुपते छुपते उनके पीछे पीछे बगीचे तक पहुंच गई। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। मीरा और लाल सिंह वासना में डूबे हुए थे, पूरी तरह एक दूसरे में खोए हुए। लाल सिंह की पत्नी का सब्र अब टूट चुका था। उसने मीरा को अपने पति के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया और गुस्से में आकर उसकी सरेआम पिटाई कर दी। यह हंगामा देखकर पूरे गांव में बात फैल गई। इतना ही नहीं, लाल सिंह की पत्नी ने तुरंत मीरा के पति को फोन किया और पूरी घटना बता दी। मीरा को अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम इतना भयानक होगा। जब वह 2 दिन बाद ससुराल लौटी तो उसका पति गुस्से में आग बबूला था। उसने मीरा को सीधे घर से निकाल दिया और ताने मारते हुए कहा, अब जाकर अपने प्रेमी के साथ रहो, उसी के लायक हो। अब मीरा के पास कोई और चारा नहीं था। वह सीधे लाल सिंह के घर पहुंची। वहां उसने लाल सिंह को ताने देने शुरू कर दिए। मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, अब तुम्हें ही मुझे अपनाना पड़ेगा, मैं अब कहीं और नहीं जाऊंगी। लाल सिंह ने जब मीरा को अपनाने से इनकार किया तो मीरा भड़क गई। उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने साथ रखने से मना किया तो वह उस पर बलात्कार का आरोप लगाकर जेल भिजवा देगी। यह सुनकर लाल सिंह घबरा गया। उसने मीरा को बहलाने फुसलाने की कोशिश की और फिर अपने बहनोई सुभान सिंह के पास नानपुरा ले गया। वहां उसने सुभान को पूरी कहानी सुनाई। अब दोनों ने मिलकर मीरा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रची। 25 जनवरी की रात वे मीरा को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर सोलिया गांव की ओर ले गए। सुनसान जगह देखकर दोनों ने अचानक मीरा पर हमला कर दिया। सुभान ने उसे पकड़ लिया और लाल सिंह ने पास लाए फलिया से उसका सिर काट डाला। हत्या के बाद उन्होंने वहीं पर फलिया फेंका और खून से सने हाथ धोकर चुपचाप वापस लौट आए, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कहते हैं कि जुर्म कितना भी चालाकी से किया जाए, वह कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। और आज की दूसरी कहानी
मुंबई की है। ये बात 2019 की है। मुंबई के पास ही एक जगह है कल्याण। 8 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे का वक्त था। मुंबई के कल्याण स्टेशन के बाहर ढेर सारे ऑटो खड़े थे। सलीम भी अपने ऑटो में बैठा सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी एक आदमी बड़ा सा काला बैग लिए उसके पास आया और बैग ऑटो में रखते हुए बोला, भाई भिवंडी के गोवानाका छोड़ दो, जल्दी जाना है। आमतौर पर लोग बैठने से पहले पूछते हैं कि ऑटो वाला उस तरफ जाएगा भी या नहीं, लेकिन ये शख्स बिना कुछ पूछे सीधे बैठने लगा। सलीम को थोड़ा अजीब लगा। उसने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। शख्स के ऑटो में बैठते ही सूटकेस से बदबू आने लगी तो सलीम को शक हुआ। ऑटो चालक ने पैसेंजर से पूछा कि उसके बैग में क्या है। सलीम की बात सुनते ही वो आदमी घबरा गया और काला बैग रिक्शा में ही छोड़कर स्टेशन के अंदर की तरफ भाग गया। सलीम को शक हुआ। उसने जल्दी से बैग रिक्शा से उतारकर बाहर रख दिया और अपने बाकी ऑटो चालक साथियों को यह बात बताई। कुछ ही देर में सारे ऑटो ड्राइवर वहां इकट्ठा हो गए। भीड़ बढ़ने लगी तो आसपास से गुजरने वाले लोग भी रुककर देखने लगे। सबको यही लग रहा था कि बैग में कुछ गड़बड़ है, शायद कोई लाश। सभी ने मिलकर फैसला किया कि पुलिस को तुरंत खबर करनी चाहिए। कल्याण रेलवे स्टेशन के बाहर ही महात्मा फुले चौक पुलिस थाना था। कुछ ऑटो ड्राइवर वहां गए और पुलिस को पूरी बात बता दी। उस समय ड्यूटी पर मंगेश डोयफोर्ड और सिपाही सोंगाल तैनात थे। रिक्शा वालों ने दोनों पुलिस वालों को स्टेशन के बाहर उसी जगह ले जाकर दिखाया जहां काला बैग रखा था। बदबू इतनी तेज थी कि पुलिस वालों को भी यकीन हो गया कि बैग में जरूर कोई लाश है। दोनों ने तुरंत इसकी खबर थाने के सीनियर इंस्पेक्टर प्रकाश लोंढे और इंस्पेक्टर संभाजी जाधव को दी। खबर मिलते ही दोनों अफसर ऑटो रिक्शा स्टैंड पर पहुंच गए। पुलिस ने वहां मौजूद भीड़ में से 2 लोगों को गवाह बनाया और बैग खुलवाया। जैसे सबको अंदेशा था, बैग के अंदर एक गठरी बंधी हुई थी। जब उसे खोला गया तो उसमें एक महिला का कमर से नीचे का हिस्सा था। मृतका की उम्र करीब 25-26 साल रही होगी। उसने पीले रंग की लेगिंग पहन रखी थी और उसका रंग गोरा था, लेकिन सिर और धड़ गायब होने के कारण उसकी पहचान करना नामुमकिन था। कातिल कौन था, यह तो बहुत दूर की बात थी। पहले यह पता लगाना भी मुश्किल था कि इस लाश को यहां तक लाने वाला शख्स कौन था। इंस्पेक्टर प्रकाश लोंढे ने तुरंत इस घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों डीसीपी विवेक पानसरे और एसीपी अनिल पवार को दी। खबर मिलते ही दोनों अफसर कल्याण स्टेशन पहुंच गए। ऑटो स्टैंड के पास पहले से ही काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालक से उस आदमी का पूरा हुलिया पूछा जो काला बैग लेकर आया था। सलीम ने बताया कि वह शख्स लाल रंग की शर्ट पहने हुए था और बैग छोड़कर स्टेशन के अंदर भाग गया था। पुलिस की एक टीम सलीम से पूछताछ कर रही थी तो पुलिस की दूसरी टीम ने महिला की लाश का हिस्सा मिलने की सूचना क्राइम ब्रांच की यूनिट नंबर 1 और 3 को भी दे दी गई थी ताकि आगे की जांच शुरू की जा सके। खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर नितिन ठाकरे और यूनिट 3 के इंस्पेक्टर संजू जैन अपनी अपनी टीम के साथ कल्याण स्टेशन पहुंच गए। बता दें कि मुंबई में किसी भी अपराध की जांच थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलकर करती हैं ताकि मामला जल्दी सुलझ सके। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त जांच शुरू करने से पहले महिला के शरीर के हिस्से को पोस्टमार्टम के लिए रुक्मिणीबाई अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक कार्रवाई के बाद सबसे पहले कल्याण स्टेशन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की गई। फुटेज में लाल शर्ट पहने व्यक्ति कंधे पर काला बैग लटकाए स्टेशन के बाहर आता दिखा। कुछ देर बाद वही शख्स तेजी से भागते हुए स्टेशन के अंदर जाता भी नजर आया। पुलिस ने यह सीसीटीवी फुटेज ऑटो रिक्शा चालक सलीम को दिखाई तो उसने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया। इस हत्या के मामले में पुलिस ने महात्मा फुले चौक थाने में भादवी की धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाने के तहत केस दर्ज कर लिया। इस केस की जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संभाजी जाधव को सौंपी गई। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, लाल शर्ट वाला आदमी आखिर ट्रेन में चढ़ा कहां से था। जब वहां के सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो वह कंधे पर काला बैग लिए स्टेशन के अंदर जाता दिखा। इसका मतलब साफ था कि वह टिटवाला तक किसी ऑटो से पहुंचा होगा। अब पुलिस को ऑटो चालकों से पूछताछ करनी थी ताकि पता लगाया जा सके कि उसने ऑटो में काला बैग कहां से रखा था और क्या किसी ड्राइवर ने उसे पहचाना। टिटवाला इलाके में लाल शर्ट वाले व्यक्ति का पता लगाने की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर संजय बाबर को सौंपी गई।
संजय बाबर अपनी टीम के साथ टिटवाला रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचे और वहां खड़े ऑटो रिक्शा चालकों को संदिग्ध व्यक्ति की फोटो दिखाकर पूछताछ शुरू की। काफी मशक्कत के बाद कुछ ऑटो चालकों ने उसे पहचान लिया। एक ड्राइवर ने बताया कि वह टिटवाला के मांडा रोड इलाके में रहता है। जब पुलिस टीम मांडा रोड पहुंची और आसपास पूछताछ की तो पता चला कि वह इंदिरा नगर की किसी चाल में रहता है। इंदिरा नगर में और जानकारी जुटाने पर पुलिस को उसका नाम अरविंद तिवारी पता चला और यह भी मालूम हुआ कि वह साईनाथ नगर की चाल में रहता है। पुलिस टीम साईनाथ नगर पहुंची और अरविंद तिवारी का घर तलाश लिया, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं था। हालांकि उसके कमरे से तेज बदबू आ रही थी, जिससे पुलिस को यकीन हो गया कि वहां कुछ बहुत गलत हुआ है। संदिग्ध हालात देखते हुए टीम लीडर संजय बाबर ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में सूचना दे दी। पुलिस ने आसपास के लोगों से अरविंद तिवारी के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह मुंबई के मलाड इलाके में स्थित पवन हंस लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। साथ ही यह भी पता चला कि अरविंद अपनी बेटी प्रिंसी के साथ रहता था। यह जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच ने अरविंद को उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी से गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। जब पुलिस ने अरविंद तिवारी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपनी ही बेटी प्रिंसी का मर्डर किया था, क्योंकि वह अंतरजातीय विवाह करना चाहती थी जो उसे मंजूर नहीं था। अरविंद ने आगे बताया कि उसने अपनी बेटी का सिर और धड़ गठरी में बांधकर कल्याण के दुर्गाड़ी किले के पास खाड़ी में फेंक दिए थे। पुलिस ने दमकल विभाग, मछुआरों और स्थानीय लोगों की मदद से 2 दिन की मेहनत के बाद लाश के बाकी हिस्से भी बरामद कर लिए। इधर ऑटो चालकों मोहम्मद खालिद और सलीम बाबू ने अरविंद तिवारी को पहचान लिया। उसी ने काले बैग में बेटी का कमर से नीचे का हिस्सा भरकर कल्याण स्टेशन लाया था और किसी ऑटो से आगे जाने की फिराक में था। अरविंद तिवारी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला था। उसकी 4 बेटियां थीं जो गांव में अपनी मां के साथ रहती थीं। कई साल पहले काम की तलाश में वह मुंबई आ गया था। उसने ठाणे के टिटवाला इलाके के इंदिरा नगर में साईनाथ नगर की एक चाल में किराए पर कमरा ले लिया और वहीं बस गया। जल्द ही उसे मलाड की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी मिल गई। इसी नौकरी से वह अपने गांव के परिवार का खर्च चलाने लगा। हर 6 महीने में वह गांव जाता था, जहां उसकी पत्नी 3 बेटियों की पढ़ाई का जिम्मा संभाले हुए थी। बड़ी बेटी प्रिंसी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। एक दिन प्रिंसी ने अपने पिता अरविंद से कहा कि वह ठाणे में रहकर नौकरी करना चाहती है। अरविंद को यह बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि अगर प्रिंसी नौकरी करने लगेगी तो घर में 2 कमाने वाले हो जाएंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। यही सोचकर उसने प्रिंसी को ठाणे बुला लिया। अरविंद जब काम पर चला जाता तो प्रिंसी अपने लिए नौकरी ढूंढती रही। जल्दी ही उसे एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई। प्रिंसी को ठाणे आए हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका था। बाप बेटी चैन से रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अरविंद को महसूस होने लगा कि प्रिंसी में बदलाव आ रहा है। अब वह काम से लेट लौटने लगी थी। दुनिया देख चुका अरविंद झट समझ गया कि जरूर कोई चक्कर है। जब उसने खोजबीन की तो पता चला कि प्रिंसी का अफेयर उसी कॉल सेंटर में काम करने वाले एक युवक से चल रहा है। इतना ही नहीं, लोगों ने बताया कि दोनों बेखौफ हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं। अरविंद ने शुरुआत में प्यार से प्रिंसी से पूछा, लेकिन वह इधर उधर की बातें करके टाल गई। बातचीत के बावजूद प्रिंसी की दिनचर्या नहीं बदली। अरविंद ने उसे फोन पर देर तक किसी से बातें करते भी देखा। अब उसे लगने लगा कि बेटी झूठ बोल रही है, कहीं वह किसी दिन भाग न जाए। यही डर उसे खाए जा रहा था। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई लोग मुंबई और ठाणे में काम करते हैं। ये लोग पैसा कमाने शहर आते हैं, लेकिन संस्कार और इज्जत का नजरिया पूरी तरह गांव जैसा ही रहता है। अरविंद तिवारी भी इसी सोच का था। वह मानता था कि बच्चों की शादी बिरादरी में ही होनी चाहिए। अब उसे लगने लगा कि अगर प्रिंसी ने अपनी पसंद से शादी कर ली तो पूरे खानदान की बदनामी हो जाएगी। अरविंद तिवारी प्रिंसी की जिद से परेशान हो चुका था। जब समझाने बुझाने, ऊंच नीच समझाने और परिवार की इज्जत का हवाला देने से भी कोई असर नहीं हुआ तो उसने एक और चाल चली। उसने प्रिंसी से कहा कि गांव में उसके लिए लड़का देख लिया गया है और सगाई तय हो गई है। लेकिन इस बार प्रिंसी ने साफ साफ बगावत कर दी। मैं किसी और से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी, उसने अपने पिता से साफ कह दिया। अरविंद के लिए यह जवाब किसी सदमे से कम नहीं था। अब वह सोचने लगा कि गांव वालों को क्या जवाब देगा, बिरादरी में क्या मुंह दिखाएगा। इन्हीं सवालों के साथ उसके मन में प्रिंसी के लिए गुस्सा भरता गया।
अरविंद के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, इज्जत बचाने के लिए बेटी को मारना पड़ेगा। उसने कल्याण से एक तेजधार चाकू खरीदा और घर में छिपा दिया। उस दिन शाम को प्रिंसी ने खाना बनाया। बाप बेटी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन अरविंद के मन में कुछ और ही चल रहा था। 5 दिसंबर 2019 की आधी रात जब प्रिंसी गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसके पिता अरविंद तिवारी की आंखों में नींद नहीं थी। उसने धीरे से चाकू उठाया, अपनी बेटी के कमरे में गया और उसके गले पर वार कर दिया। प्रिंसी बचाव करने की भी हालत में नहीं थी। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। अरविंद जानता था कि अगर लाश को वैसे ही छोड़ दिया तो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने प्रिंसी के शरीर के 3 टुकड़े कर दिए। सिर और धड़ को काले पॉलिथीन के बैग में पैक किया, धड़ से नीचे के हिस्से को अलग बैग में रखा। उसके बाद पहले सिर और धड़ को ऑटो में रखकर दुर्गाड़ी पुल के पास खाड़ी में फेंक दिया। लेकिन तीसरा बैग यानी शरीर का निचला हिस्सा घर में ही रह गया। अरविंद तीसरा बैग 3 दिन तक नहीं फेंक पाया। धीरे धीरे उससे बदबू आने लगी। अब उसे लगा कि अगर पड़ोसियों को शक हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। 8 दिसंबर को वह तीसरा बैग लेकर टिटवाला से ट्रेन पकड़कर कल्याण आ गया। वह ऑटो में बैठने ही वाला था कि चालक ने सवाल पूछ लिया, थैले में से बदबू आ रही है, कहीं लाश तो नहीं? यह सुनते ही अरविंद के होश उड़ गए। वह ऑटो छोड़कर भाग निकला। हालांकि भागने के बावजूद पुलिस अरविंद तक पहुंच गई। उससे पूछताछ हुई, सबूत मिले और आखिरकार उसकी निशानदेही पर प्रिंसी का सिर और धड़ बरामद हो गया। कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद हुआ। पुलिस ने अरविंद को कोर्ट में पेश किया और फिर उसे जेल भेज दिया। अब वह सलाखों के पीछे बैठकर अपनी बेटी की मौत और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पर पछता रहा था। अरविंद तिवारी की सोच यही थी कि बेटी की पसंद उसकी इज्जत पर धब्बा लगा देगी, लेकिन उसने जो किया उससे उसकी इज्जत बची नहीं बल्कि जिंदगी भर का कलंक लग गया। अगर किसी बच्चे का रिश्ता पसंद ना आए तो बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें, न कि जबरदस्ती करें। बच्चों की खुशी ज्यादा जरूरी है, न कि समाज की परवाह। अरविंद ने गुस्से और संकीर्ण सोच में अपनी ही बेटी की जान ले ली। अब वह जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा और पछताता रहेगा। अरविंद ने सोचा था कि लाश को छुपाकर बच जाएगा, लेकिन कानून की नजरों से कोई बच नहीं सकता। अपराध का अंजाम सिर्फ जेल और पछतावा ही होता है। अगर आपके घर में कोई ऐसी स्थिति आए तो धैर्य से काम लें। इज्जत परिवार से बनती है, खून बहाने से नहीं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।